हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना जो पेपर वन की यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा तंत्र, उसका एक कंप्लीट रिवीजन लेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल आराम से चित्त को शांत करके हर एक बात को सुनना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। जो हम वो हर एक बात को डिस्कस करेंगे जो इस यूनिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आपकी जो यूनिट नंबर 10 है यूजीसी नेट पेपर वन की, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च शिक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। SWMG के नाम से है। इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी और खुद का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बटन दिखेंगे और कोर्स पे जाके आप पेपर वन के लिए और पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन का डिटेल्ड कोर्स भी चल रहा है। जो 3 मंथ और 6 मंथ के लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर टू ईवीएस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। और रेज हैंड का भी ऑप्शन है। आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप रेज हैंड करके कॉल पे आके आप सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स में, और लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। जो आज मान लो लाइव क्लास हुई आपने नहीं देख पाए तो वो रिकॉर्ड रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप विलिंग हैं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो आप हायर एजुकेशन से क्या मतलब समझते हो, ये बताओ पहले तो। उच्च शिक्षा से मतलब क्या समझते हो फ्रेंड्स? उच्च शिक्षा कौन सी? जो हम स्कूल के बाद है ना शुरू कर देते हैं वो हायर एजुकेशन होती है, उच्च शिक्षा होती है, ठीक है। तो इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, स्टेट यूनिवर्सिटी से, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में विषय के बारे में, रजिस्ट्रार के बारे में, प्राचीन समय में एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से कमीशन आए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सारा कनेक्ट करते हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम का एक तरह से विकास कैसे हुआ, इस तरह को देखते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो कुछ ईयर्स हैं वो आपको याद रखनी है कि इन ईयर्स में क्या क्या हुआ। यहीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन जाती है और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने की संभावना है। तो हर यूनिट का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं कुछ ईयर्स बता रहा हूं, उनको आप याद रखें। एक ईयर याद रखें 1813, ठीक है। 1813, ठीक है। आपको पता है 1813 में चार्टर एक्ट आया था। अगर बात करें, ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लैंड वाले हैं, के ब्रिटिश हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1600 में आ गई। उसके बाद पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। ऐसे ऐसे 1813 में भी एक चार्टर एक्ट आया। तो मैं वही उनके बारे में बात करूंगा जहां एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो जो बात हुई है। तो कुछ ईयर्स आपको बता रहा हूं, इसको कनेक्ट करना। आपके सिलेबस में तो ये दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन से कमीशन आए, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्वतंत्रता से पहले के भी, ठीक है। तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बना के रखें। 1813 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 1813 के बाद हम बात करेंगे 1835 के बारे में, ठीक है ना। 1835 के बारे में बात करेंगे। 1835 के बाद हम बात करेंगे 1854 के बारे में, 1854 के बारे में, ठीक है। 18454 के बारे में। और फिर बात करेंगे 1857 के बारे में। पहले इन 4 ईयर्स के बारे में, इन 4 जो है 1813, 1835, 1854, 1857 में क्या क्या हुआ ये बात कर लेते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर हम बात कर लेंगे उसके बाद 1857 के बाद हम 1902 की बात कर लेंगे, 1904 की बात कर लेंगे कि क्या हुआ। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 1906 में क्या हुआ। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 1925 में क्या हुआ। उसके बाद हम बात कर लेंगे 1945 में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि 48-49 में क्या हुआ। उसके बाद 52-53 में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद में 53 में यूजीसी के का इस्टेब्लिशमेंट करवा देंगे। फिर यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में बना देंगे। उसके बाद पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ 1976 की बात कर लेंगे, 1976 की, ठीक है। और फिर हम बात कर लेंगे 1986 की, 1986 की जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी उसकी बात कर लेंगे। और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है उसकी एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में बातें कर लेंगे। तो ये सारी कनेक्टिविटी बना के रखनी है, हर ईयर को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 1813 की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे ये बात की गई कि भारतीय एजुकेशन पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, कि 1 लाख रुपए भारतीय एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई। ये सबसे पहले इस चार्टर एक्ट में भारतीय एजुकेशन के बारे में कुछ बात की गई। ठीक है, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एक एक्ट है या चार्टर एक्ट है जिसमें ये बात की गई कि भारतीय एजुकेशन पे 1 लाख रुपए की खर्च करने की बात है। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में बात की गई। ठीक है ना। और 1835 में एक एक बातें याद रखोगे तो बहुत बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 1835 में 1835 में आपको पता है मैकाले, ठीक है ना, मैकाले, इसने इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया, अंग्रेजी भाषा को बहुत ही वो ध्यान दिया, मतलब इंग्लिश भाषा का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन की इन्होंने मैकाले ने। और अंग्रेजी भाषा का जो प्रचलन देख रहे हो, इनकी बहुत बड़ी खतरनाक वाली देन कह सकते हैं 1835 में मैकाले का। ठीक है, उसके बाद 1854 में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। क्या आया? 1854 में क्या आया? वुड्स डिस्पैच आया। क्या आया? वुड्स डिस्पैच। ठीक है ना, वुड्स डिस्पैच याद रखना, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। वुड्स डिस्पैच आया कब? 1854 में। और इन्होंने अपने डिस्पैच में क्या लिखा, ठीक है, ये बात सुनना। वुड्स डिस्पैच आया तब भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। कौन थे? डलहौजी गवर्नर जनरल थे। आपसे ये बातें जो मैं बोल रहा हूं पूछी जा सकती है। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे डलहौजी। उन्होंने अपने उसमें क्या लिखा? वुड्स डिस्पैच में, यानी कि कुछ लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब वहां की लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन है वो एंग्लो वर्नाकुलर में होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश के साथ वर्नाकुलर लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कॉलेज एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन है, एक तरह से वो होनी चाहिए इंग्लिश या एंग्लो लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ये वुड्स डिस्पैच में बोला गया जो 1854 में आया। तो आपसे ये ईयर भी पूछी जा सकती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच आया तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। ठीक है, उसके बाद 1857 में, 1857 की क्रांति याद है आपको? ठीक है, 1857 में 3 कॉलेज की स्थापना हुई। कहां कहां पे? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है ना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता याद रखना। 3 कॉलेजेस की स्थापना हुई, बीएमसी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। आपसे इन कॉलेजेस के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन से 1857 में कौन कौन से कॉलेजेस की स्थापना हुई? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और जो एफिलेटेड का कंसेप्ट समझते हो आप, एफिलेटेड कॉलेज का कंसेप्ट, वो भी 1857 से ही आया है, एफिलेटेड कॉलेज का कंसेप्ट। तो इन ईयर्स को याद कुछ कनेक्टिविटी बनी। 1813 में क्या हुआ, 1835 में क्या हुआ, 1854 में क्या हुआ और 1857 में क्या हुआ। तो 4-5 बातें तो याद हो गई होगी ना, यहाँ से 4-5 बातें तो याद हो गई होगी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1902 में। 1857 के बाद सीधा हमें करना है 1902 में। 1902 और 1904 2 ईयर याद रखनी है। 1902 और 1904 में क्या क्या हुआ? एक्चुअली में 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। ठीक है, ये कमेटी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमेटी क्या आई? इंडियन यूनिवर्सिटी कमेटी आई। और उसके बाद 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट याद रखना, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है ना। तो 1902 में क्या आया? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया। एक्चुअली में 1902 में और 1904 में आपको पता है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। कौन थे? कर्जन थे। तो कर्जन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया था फ्रेंड्स, HCS में। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जब 1902 का इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कर्जन थे। ठीक है, तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया उससे संतुष्ट नहीं थे कर्जन, तो उसको चेंज करके इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1904 में। तो ये 1904 की बात होगी। ठीक है, तो ये सॉरी सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एक ईयर याद रखना 1925, जो यूजीसी भी कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1925 से क्या हुआ था? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1925 में। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसमें क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ आके आप डिस्कस करिए क्या क्या हम नया कर सकते हैं, कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो AIU की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1925 में हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में 1925 के बाद में हम सीधा चलते हैं 1925 के
दौर के बाद हम चलते हैं सीधा, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है ना। उसके बाद एक तरह से राष्ट्रीय एजुकेशन के बारे में बात हुई और सार्जेंट रिपोर्ट आई। सार्जेंट रिपोर्ट वो कब आई? सार्जेंट रिपोर्ट आई 1945 में। ये 44 की घटना थी, लेकिन रिपोर्ट 1945 में आई, सार्जेंट रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट के माध्यम से या इसी रिपोर्ट की सिफारिश पे या इसके रिकमेंडेशन पे किसकी स्थापना हुई? यूनिवर्सिटी, याद रखना ये मिक्स हो जाता है कई बार। इसी के से किसकी स्थापना हुई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी की स्थापना हुई। कमीशन नहीं है जो आप यूजीसी देख रहे हो, वो नहीं है ये यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी है, ध्यान रखना। ये कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग ये सोचते हैं या कई स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती ये कर देते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, यूजीसी की नहीं। सार्जेंट रिपोर्ट के से ने किसका रिकमेंडेशन किया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी की। किसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी की। और आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिश हुई। उसके बाद 1945 के बाद आपको पता है कि भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, और 1948-49 में एक कमीशन आया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कौन सा आया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, कब आया? 1948-49 में, ठीक है ना। और आपसे अभी 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में क्या थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो एजुकेशन कमीशन आया उसके अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन थे? तो आपको पता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले आया, उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? राधा कृष्णन। कौन थे? राधा कृष्णन, श्री राधा कृष्णन जी थे, ठीक है ना। राधा कृष्णन जी थे, याद रखना, राधा कृष्णन जी, ठीक है। 1948-49 में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया। और जो आज आप यूजीसी देख रहे हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रिकमेंड किया था वो इसी आयोग ने किया था, राधा कृष्णन कमीशन ने। यानी कि जो 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, इसी ने यूजीसी की स्थापना का रिकमेंडेशन किया, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ठीक है। और इसी की सिफारिश पे आपको पता है 1953 में 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हो गई। और 1956 में 1956 में यूजीसी है वो क्या बन गई? आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, सांविधिक निकाय बन गई, है ना। 1956 में यूजीसी क्या बन गई? स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ये ईयर्स भी आपको याद रखना कि यूजीसी का इस्टेब्लिशमेंट पूछे तो 1953 में 28 दिसंबर, और इसका स्टैट्यूटरी बॉडी पूछे तो कब बनी? ये 1956 में बनी। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद 48-49 में आपको पहला एजुकेशन कमीशन आया स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद आपको पता है 1952-53 में मोडिलियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, ठीक है। कौन सा आया? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया? जिसको मोडिलियर कमीशन भी बोलते हैं, ये आया 1952-53 में, ठीक है। ये आया 1952-53 में मोडिलियर कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपको पता है 64-66 में कोठारी कमीशन आया। कोठारी कमीशन कब आया? कोठारी कमीशन 1964 और 66 में कोठारी कमीशन आया, ठीक है ना। 1964 और 66 में कोठारी कमीशन आया। ये ईयर्स याद रखना, क्योंकि ये आपको क्रोनोलॉजिकली सेट करवाना भी पूछ लेते हैं कि कौन सा कमीशन पहले आया, कौन सा कमीशन बाद में आया। तो सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन आया, उसके बाद मोडिलियर कमीशन, उसके बाद कह सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और उसके बाद कोठारी कमीशन आया, ठीक है ना। मोडिलियर यही हो गया 1952-53, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसमें राधा कृष्णन कमीशन हो गया, फिर ये मोडिलियर कमीशन हो गया जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी है, और फिर कोठारी कमीशन आ गया, ठीक है, 1964-66 में। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो हम कहां से चले थे फ्रेंड्स, एक बार रिलैक्स हो जाए, चित्त को शांत करो। 1813 की बात करी, 1835 की बात करी, 1854 की बात करी, 1857 की बात करी, 1902 की बात करी, 1904 की बात करी, ठीक है ना। आप वैसे 1906 को भी बात कर सकते थे, 1906 की एक बीच में और बात कर सकते हो, 4 के बाद ये बात कर सकते हो कि आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, भंग हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। तो वहां के जो रोष पैदा हुआ कि हम खुद ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ मतलब स्वदेशी की बात हुई। तो 1906 के अंदर, है ना, 6 के अंदर
दो इंस्टीट्यूट्स की स्थापना हुई। नेशनल जो बंगाल इंस्टीट्यूट है ना, उसकी स्थापना हुई, बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। फिर बाद में उनको मर्ज करके जाधवपुर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 1906 की ये घटना है। नेशनल एजुकेशन कमीशन की स्थापना जो हुई 1906 में, ये 6 की घटना भी आप वहां ऐड कर सकते हैं 4 के बाद। ये 2 और 4 जो कर्जन वाली बात कर रहा हूँ, फिर 6 की बात होगी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे आए, उसके बाद हम आगे आके 1925 की बात की, ठीक है ना, जहां एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 1925 में। उसके बाद हम सीधा आगे 44-45 की बात की, जहां सार्जेंट रिपोर्ट आई। फिर हमने बात की 48-49 की, ठीक है ना, जो पहला राधा कृष्णन कमीशन आया, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली यूजीसी की बात की, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात की और कोठारी कमीशन की बात की। कोठारी कमीशन कब आया? 64-66 में आया। तो यहाँ तक ईयर कुछ जुड़ते जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है एजुकेशन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद आपको पता है पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत में, अभी तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है। एक आई है 1968 में, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी आई है 1986 में, और 1986 वाली में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन किया गया था। वो संशोधन किया गया था आपको पता है 1992 में, वो अलग से नहीं थी, बस 1986 वाली सेकंड में संशोधन किया गया। और उसके बाद आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया कि भारत की जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई? तो आप बता दो किसकी रिकमेंडेशन पे आई? कोठारी कमीशन की आएगी ना, 64-66 में कोठारी है और 68 में ये, ठीक है ना। तो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई। किसके रिकमेंडेशन पे? कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस टाइम 1968 में आपको पता है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की उस समय प्रधानमंत्री थे जब 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तब की बात कर रहा हूं। और एक बात और याद रखना, इसी एजुकेशन पॉलिसी में 1968 वाली एजुकेशन पॉलिसी में भी याद रखना कि इसमें पहली बार ये बात की गई कि हमारी एजुकेशन पे जीडीपी का 6% खर्च करना है। हमारी एजुकेशन पे जीडीपी का कितना परसेंट खर्च करना है? 6% खर्च करना है, ये बात की गई। तो आप कमेंट में अभी बताइए कि अभी भारत अभी फिलहाल अपनी जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन पे खर्च कर रहा है? ये आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया बात। अब 1968 के और 1986 के बीच एक घटना पढ़ेंगे हम। आपको अगर याद हो तो 1975 में 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, आपको पता है, ठीक है। तो उसी दौरान 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या किया गया? कुछ राज्य के जो सूची के विषय थे, कुछ स्टेट लिस्ट के जो भी विषय थे, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। आपको पता है ना कि भारत के संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, आपको ये बात पता है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में 8 शेड्यूल थी और अब भारत के संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। आपको पता है जैसे उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे शेड्यूल 1 में राज्यों के नाम हो गया, शेड्यूल 2 में वेतन की बात होगी, शेड्यूल 2 में शपथ की बात होगी, शेड्यूल 4 में बात होगी राज्यसभा में सीटों की बात होगी, 5 और 6 में अनुसूचित क्षेत्रों की बात होगी, अनुसूची 7 की बात करूंगा, 7 में पावर या शक्ति के बंटवारे की बात हुई अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 में क्या हुई? शक्ति के बंटवारे की बात हुई। और अनुसूची 8 में भाषा की बात है। और अनुसूची 9 में ये है कि कोई भी विषय पे पार्लियामेंट कानून बना के इस पे डाल सकती है। और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट उनका वो देख भी सकती है अभी कारण क्या है इसमें। पहले शुरुआत में इस पे कुछ भी तरह का आप सुनवाई नहीं थी, लेकिन अब है। और 11 और 12 के अंदर आपको पता है नगर पालिका के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में बातें की गई है, ठीक है। तो ऐसे है, तो हमें यहाँ पे एजुकेशन से संबंधित हमारे काम की है अनुसूची 7, अनुसूची 7, शेड्यूल 7, जिसमें पावर के बंटवारे की बात की गई है, जहां शक्तियों का विभाजन किया गया है राज्य और केंद्र के बीच। तो अनुसूची 7 ही एक ऐसी अनुसूची है, शेड्यूल 7 ही एक ऐसी शेड्यूल है जिसके अंदर 7 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? 7 लिस्ट है। एक तो यूनियन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, एक स्टेट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं राज्य सूची, और एक कंकरेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तो अब यहां से एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। आपसे पूछा भी जाता है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा कौन सी लिस्ट का विषय है?
तो अभी पूछे तो शिक्षा आपको पता है अभी कंकरेंट लिस्ट का विषय है, अभी समवर्ती सूची का विषय है हमारा जो एजुकेशन है वो। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा वो थी किसका विषय, स्टेट लिस्ट का विषय थी। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, ये आपसे पूछा जाता है कि कब शामिल किया गया, तो आपको बताना है इन 1976 42वें संविधान संशोधन के तहत जो स्टेट लिस्ट के कुछ विषयों को किस में से निकाल के, स्टेट लिस्ट में से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्य और केंद्र एक ही विषय पे नियम बनाते तो राज्य वाला ना होके केंद्र वाला लागू होगा। यूनियन लिस्ट में जो भी विषय है उस पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है और स्टेट लिस्ट में जो भी विषय है उसमें राज्य सरकार ही नियम बना सकती है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है ना। जैसे नेशनल लेवल की घटनाएं होती है, जैसे कोई एटम बम की बात हो गई और हो गई, ये सब यूनियन लिस्ट के विषय हो गए। तो कंकरेंट लिस्ट में मेरा कहने का मतलब एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट वाले ये सब किस में डाले गए हैं, अब कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं। तो आप एजुकेशन का ही ध्यान रख लेना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजुकेशन किस लिस्ट का विषय, कंकरेंट का, कब शामिल किया गया, 1976 में शामिल किया गया। और यहाँ लगते लगते एक बात और कर लेना, कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 21A में, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये बात आपने बीच में आ गई 86 और 68 के, 76 की घटना है इसलिए हमने इसको बीच में स्थान दे दिया। अब बात करता हूं मैं 1986 की फ्रेंड्स। यहाँ पे सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई, आपको पता है द्वितीय हमारी शिक्षा नीति आई 86 में। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे इस टाइम, ठीक है ना, इस टाइम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। और इसमें जो योगा वगैरह को जो शामिल किया गया था ना, वो इसी में शामिल किया गया था, ये बात ध्यान रखना। नवाचार की भी बात इसी में की गई, ठीक है ना, इनोवेटिव प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए, ये सारी बात 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में की गई थी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ थोड़ा सा संशोधन इसको 1992 में 1992 में किया गया। उसके बाद आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है 2020 के अंदर, ठीक है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है, इसमें क्या क्या है आपको इस बात का पता ही होगा। 2020 में 10+2 को हटा दिया गया है और 10+2 को हटा के 5+3+3+4 का कंसेप्ट लेके आए हैं, ठीक है ना। और इन चारों स्टेज के बारे में पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेज में क्या क्या है। पांचवी जो है, ये जो 5 ईयर है, ये 3 ईयर है, ये भी 3 ईयर है, ये 4 ईयर है। शुरू के 5 ईयर में क्या है, शुरू के 5 ईयर को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। कौन सी स्टेज बोला गया है, शुरू के 5 ईयर को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। इस स्टेज के अंदर बच्चा 3 साल तो आंगनबाड़ी में खेलेगा कूदेगा और 2 साल में पहली और दूसरी क्लास कर लेगा, यानी कि इन 5 साल में वो 2 क्लास करेगा, फर्स्ट और सेकंड, समझ गए ना, आंगनबाड़ी में, क्योंकि उसको आदत डालने हैं, ठीक है, बर्ता उड़ता सीखेगा, एक दूसरे को मारना थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें तो घसीट के ले जाते थे ना, क्योंकि एकदम से स्कूल में एंटर करना है, ऐसा नहीं होगा अब क्या होगा, शुरू से ही, ठीक है ना, उसको शुरू में 3 साल ऐसे सिखाएंगे, उसके बाद पहली और दूसरी क्लास कर लेगा वो जब 5 साल तक। ये तो इस स्टेज को कौन सा बोला गया है, फाउंडेशन स्टेज। आपसे पूछ लेते हैं कि विच स्टेज इज फाउंडेशन स्टेज, जो पहली सबसे पहली स्टेज है जो 5 साल वाली, वो फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद जो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, उसके बाद यहाँ 2 पढ़ के आ गया, तो यहाँ कौन सा पढ़ेगा, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, 3 क्लास यहाँ पढ़ेगा ना। और ये है प्रिपरेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है। उसके बाद वो 3 साल जो और आ गए, ये 3 साल, इस 3 साल में कौन सी करेगा वो, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये कौन सा आ गया, है ना, ये मिडल वाला आ गया। और फिर चौथा 4 साल में पढ़ेगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सेकेंडरी स्टेज आ गई। ये सारी स्टेज के नाम याद रखना है, कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सी क्लास करेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है, ध्यान रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको पता है एमफिल को खत्म कर दिया गया है, इस बात को भी आप जानते हो। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब एक क्या है कि आपको ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल की, 3 साल की ग्रेजुएशन है उसको 2 साल की मास्टर करनी पड़ेगी, और 4 साल की ग्रेजुएशन है उसको 1 साल की मास्टर करनी पड़ेगी, ये भी बात है। और एक बहुत अच्छी बात इसमें ये है फ्रेंड्स कि मान लो आपने 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम ले रखा है और आपने 1 साल करके वो पढ़ाई छोड़ दी, अभी तो क्या है, अगर छोड़ दी तो वो 1 साल अपना खराब हो जाता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस 1 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, घूम फिर के आ जाइए, अगर फिर मन करा तो फिर पढ़ लीजिए, आपको वो साल करनी नहीं पड़ेगी, वो आपकी काउंट हो जाएगी, ये भी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया।
अब मैं आगे चलता हूं, आगे कुछ फिर बात करते हैं। आगे बात करें, आगे अगर हम अब टॉपिक उठा लेते हैं कि एंशियंट के बारे में, है ना। एंशियंट इंडिया में किस तरह की बातें थी, प्राचीन भारत में, है ना। एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में एजुकेशन से संबंधित, प्राचीन भारत में, ठीक है ना। प्राचीन भारत में एजुकेशन से संबंधित क्या क्या हुआ, अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आपको पता है प्राचीन भारत में ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि एंशियंट इंडिया में एजुकेशन का मकसद क्या था, मुक्ति, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियस, हर ड्यूटीज को वो समझे, इस तरह के डेवलपमेंट की बात थी प्राचीन भारत में। एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्राचीन भारत में एजुकेशन का क्या मकसद था, मुक्ति था, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या बात है कि प्राचीन भारत में आपको पता है क्या पढ़ाए जाते थे, वेद पढ़ाए जाते थे, वेदाज, वेदों के बारे में, ठीक है। वेदांग पढ़ाए जाते थे, ठीक है ना। उपनिषद की भी बात होती है, उपनिषद, ये आपने शब्द सुने होंगे, ठीक है ना। वेद, वेदांग, उपनिषद, ठीक है ना। और कुछ दर्शन भी हुए हैं, ठीक है, कुछ दर्शन भी हुए हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर मैं वेदों की बात करूं, वेदों की बात करूं मैं, तो वेद कितने हैं, वेद आपको पता है 4 वेद हैं, ठीक है। क्या है, 4 वेद हैं, और वेदों को श्रुति भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है भी, ठीक है ना। वेदों को श्रुति भी बोलते हैं, पिछले में क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। पिछली बार जब एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, श्रुति से संबंधित कोई क्वेश्चन बनाया गया था वेदों में, ठीक है। तो वेदों को श्रुति भी बोलते हैं। वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद ये माना जाता है सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, और उसके अंदर 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के अंदर अगर बात करें हम, सबसे पहला जो ऋग्वेद है उसके अंदर अगर बात करें 1028 सूक्त है। और जो भी आप मीटर पढ़ते हो, जैसे गायत्री वगैरह है, गायत्री है, ठीक है, इन्हीं में है ये मीटर जो है, ठीक है। ऋग्वेदा के अंदर 1028 सूक्त है। और उसके बाद बात करें हम, और ऋग्वेद को समझने के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ऋग्वेद को भली भांति समझने के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें सामवेद, सामवेद ये हमारा जो भी क्लासिकल म्यूजिक है इंडियन, ये सामवेदा से है ना, सामवेद से है। और सामवेद को समझने के लिए जो सबसे सामवेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो पंचविश, ठीक है ना, पंचविश था, ये भी आप याद रख लें, सामवेद, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यजुर्वेद, यजुर्वेद में बात है यज्ञ की बात है ना। यजुर्वेद में किसकी बात है, यज्ञ की बात है, जो कर्मकांड है उनकी बात की गई है ना। तो यजुर्वेद को समझने के लिए कौन सा है, गौपथ, कौन सा है, यजुर्वेद के लिए गोपथ नहीं है, अथर्ववेद के लिए हम गोपथ मानेंगे, सॉरी, ब्राह्मणगत। यजुर्वेद के लिए है शतपथ, याद रखना, शतपथ। यजुर्वेद के लिए कौन सा है, शतपथ है, शतपथ है, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथ जिसकी रचना हुई। और गोपथ हुई है अथर्ववेद के लिए, कौन से वेद के लिए, अथर्ववेद के लिए, जो सबसे नवीन वेद माना जाता है ना। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद माना जाता है, अथर्ववेद। और इसके अंदर ही आयुर्वेदा का जिक्र हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन से वेद में आयुर्वेदा का जिक्र हुआ है, तो अथर्ववेद में ही आयुर्वेद का जिक्र हुआ है ना। आयुर्वेद का जिक्र किस में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ये सारी बातें रिवीजन कर लेना दिमाग में, जिसने पढ़ रखा है उसका प्रॉपर रिवीजन हो रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। परेशान ना होना, आराम से चित्त रिलैक्स करके मन की शांति से एक फास्ट रिवीजन लेना है हमें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स वेदांग, किसकी बात करूं मैं, वेदांग। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए इनकी रचना हुई, जैसे शिक्षा, ठीक है। शिक्षा क्या है, एक वेदांग है जो हमारे बॉडी पार्ट नाक से जोड़ा गया है, ठीक है ना। शिक्षा, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है किसी शब्दों को, ये शिक्षा वेदांग में बात की गई है, ठीक है। ये नाक से जोड़ा गया है, ठीक है। और कल्प, ठीक है, कल्प हाथ से जोड़ा गया है, जो हमारे रिचुअल्स हैं उसकी बात करता है ये वेदांग, ठीक है। उसके बाद में बात करें निरुक्त, निरुक्त कान से है, यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति कहां से हुई है ये जानने के लिए जो वेदांग है वो निरुक्त है। उसके बाद है छंद, ठीक है ना, छंद है जो म्यूजिकल वगैरह का है, जो पांव से संबंधित है ना, पांव से संबंधित है। और ज्योतिष जो आंख से संबंधित है,
ज्योतिष किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह की बात करता है, ये हो गया। शिक्षा हो गया, ठीक है, जो नाक से संबंधित हो गया। कल्प हो गया, जो हाथ से संबंधित हो गया। कान से संबंधित हो गया निरुक्त। छंद हो गया पांव से। ज्योतिष हो गया आंख से। एक और कौन सा बच गया भाई? देखो 1 2 3, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद एक और कौन सा बच गया? याद करो भी जल्दी, फटाफट कमेंट में बता दो, जल्दी याद कर लो। कौन कैसे छूट गया है? कौन सा छूट गया है? जल्दी याद करो, फटाफट 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 याद करो, ठीक है? या कमेंट बॉक्स में बता दोगे कैसे भूल गए सर ये, ठीक है? शिक्षा नाक से हो गया, हाथ, कल्प, निरुक्त कान से, छंद पांव से, ज्योतिष आंख से, और वेरी गुड व्याकरण, व्याकरण हो गया मुख से। ग्रामर, ये था व्याकरण, व्याकरण हो गया मुख से, ठीक है ना? व्याकरण किससे हो गया? मुख से हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 वेदांग हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा संबंधित किस हमारे बॉडी पार्ट से है, किस में क्या है, तो ये भी एक रिवीजन के तौर पे आप याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, याद रखोगे ये, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात करें, कुछ यूनिवर्सिटीज हुई हैं, आपको पता है कुछ प्राचीन यूनिवर्सिटी हैं, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हुई है बिहार में, ठीक है? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। और आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वो किस लिए फेमस है? महायान के लिए, महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी। आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता है बौद्ध धर्म चौथी संगीति में 2 भाग में बंट गया था, हीनयान और महायान में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना? पढ़ाया जाता था। और वल्लभी जो यूनिवर्सिटी है, जो गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी है, गुजरात में वल्लभी यूनिवर्सिटी, उसमें कौन सी है? उसमें हीनयान को पढ़ाया जाता था, हीनयान को, ठीक है ना? हीनयान बुद्धिज्म को, ये याद रखना। वो बुद्धिज्म जो चौथी संगीति में 2 भाग में बंटा था, हीनयान और महायान। नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान बुद्धिज्म को और वल्लभी यूनिवर्सिटी में हीनयान बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था। और एक एंशियंट में तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुई, तक्षशिला आपको पता है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला आपको पता है मेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, मेडिकल साइंस के लिए। और ये यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आपको पता है इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने चंद्रगुप्त जी भी पढ़े थे, चाणक्य जी भी पढ़े थे, ठीक है? जीवक जी भी इसी के स्टूडेंट थे। तो तक्षशिला एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी और मेडिकल साइंस के लिए जानी मानी यूनिवर्सिटी, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स? चलो, और उसके बारे में आप कुछ बातें और भी याद रख सकते हैं, जब मैं वहीं पे बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है? अब मैं बात करूं यूजीसी के बारे में, हमने बात कर ली कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूजीसी 1953 में स्थापना हुई और 1956 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ये हमने बात कर ली है। और इसका काम क्या है? फंडिंग करना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये सारा काम है इसका। एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सब काम है यूजीसी का। उसके बाद में अगर हम यूजीसी के साथ साथ नैक पढ़ लें, NAAC, एक्रीडेशन के लिए जो काम करता है नैक, ठीक है ना? एक्रीडेशन का काम करता है नैक, नैक की फुल फॉर्म भी लिख देना, नैक, है ना? जो एक्रीडेट करता है, जो यूनिवर्सिटी आप A ग्रेड, है ना, B ग्रेड, ऐसे A+ ग्रेड जो यूनिवर्सिटीज देता है वो नैक देता है। और आपको पता है नैक है वो जनरल जो कॉलेजेस हैं उनकी ग्रेडिंग करता है, जबकि जो NBA है, जो NBA है ये भी एक्रीडेशन का काम करता है। और इसकी भी फुल फॉर्म निकला, लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। और NBA क्या करता है, किसको एक्रीडेट करता है? जो टेक्निकल और मैनेजमेंट के कोर्स होता है उनको क्या करता है? एक्रीडेट करता है। और इसके साथ हम AICTE पढ़ते हैं, AICTE पढ़ते हैं, ठीक है? जो टेक्निकल के लिए आपको पता है, टेक्निकल का सब कौन देखता है? AICTE देखता है। और टेक्निकल को एक्रीडेट कौन करता है? NBA करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स? जो वाशिंगटन अकॉर्ड का फुल मेंबर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। NBA वाशिंगटन अकॉर्ड का क्या है? फुल मेंबर है, इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है? याद रखोगे? चलो बहुत बढ़िया, ये सारी बातें याद रखना है। यूजीसी को इससे जोड़ लो, नेक्स्ट से। और आप मुझे ये भी बताओ इसमें कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप बताना। NBA, UGC, NAC, AICTE, इसमें कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है? सांविधिक निकाय है जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनी है। कौन कौन सी इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप बताना। कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है प्लीज बताना। आप जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संवैधानिक निकाय होते हैं। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उनको 2 भाग में बांटते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको सांविधिक निकाय बोलते हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको कार्यकारी निकाय बोलते हैं। जैसे नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस तरह से ये सारी बातें आपको देखनी है और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना
कि कौन कौन सी बॉडी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में डीईसी के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के बारे में बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। और आपको पता है डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के बाद क्या बन गई, वो अभी क्या बन गई है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। ये भी आपसे यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप मुझे बताओ जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल थी वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कब बनी। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ईयर बताना है आपको, प्लीज ये ईयर बताना। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल थी, वो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कब बनी ये भी मुझे आप बता देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद रुषा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रुषा। ठीक है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा की बात करेगा ये। और रुषा की स्थापना आपसे पूछी गई थी कब हुई, 2013 में। और मैं तो ये बात बोलता ही हूँ, क्या रूठना जब मैं तेरा हूं, तो है ना रूठना। ठीक है, रुषा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की स्थापना कब हुई, 2013 में हुई। और एक है एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, इसकी स्थापना बताना कब हुई, सर्व शिक्षा अभियान की, सर्व शिक्षा अभियान। और मैं आपको बता देता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान किसका अपडेटेड वर्जन है, ये आप बताओगे क्या, आप बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूँ, डीपीपी की अपडेटेड है ये। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म आप बता देना। सर क्या कर रहे हो, दिमाग हिल जाएगा। अरे दिमाग नहीं हिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सारी बातें याद है। सर्व शिक्षा अभियान किसका अपडेटेड है, एक तरह से पहले क्या चल रहा था, है ना, याद रख लोगे। चलो बहुत बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम थी, ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अब याद आया, कुछ आ गया होगा ना। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करें जो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, यानी कि पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज के बारे में। वीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाइस चांसलर के बारे में, है ना, वाइस चांसलर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, चांसलर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार के बारे में बात हो जाती है। तो ये सारी बातें ऐसे हैं, तो आपको याद रखना है वीसी जो है, वाइस चांसलर जो होते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वाइस चांसलर, वीसी होते हैं। ठीक है ना, वीसी होते हैं। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, और ये सब इनकी जो वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है, एक तरह से चांसलर करता है। और एक बात और बताना मुझे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनका विजिटर कौन होता है, जितने भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनके विजिटर कौन होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो विजिटर है वो होते हैं प्रेसिडेंट, याद रखना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो हमारे विजिटर हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य कर रहा हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी उसको किसको बनाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट जो अपने क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा हो, तो उसका यूजीसी तो रिकमेंड करती है कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दर्जा देती है। याद रखना, उल्टा मत कर देना, रिकमेंड कौन करता है, यूजीसी, और दर्जा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये याद रखना। डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे आईआईएससी बैंगलोर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इस बारे में ये चीजें ध्यान रखना डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, याद रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हम बात कर हाँ, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको पता है पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनती है। ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली से बनती है, क्योंकि डीम्ड का तो आपको पता लग गया कि रिकमेंड करती है यूजीसी और बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है वो पार्लियामेंट के तहत बनती है, पार्लियामेंट से एक्ट बन के, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधान सभा है उसकी उनकी उससे बनती है, मतलब वो उसको बनाते हैं, विधानसभा से उनको पावर मिलती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है ना, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, उनके जो चांसलर होते हैं वो कौन होता है बताओ, स्टेट यूनिवर्सिटी जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय उसके चांसलर कौन होते हैं बताओ, राज्य यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के राज्य यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो होते हैं गवर्नर। कौन होते हैं, गवर्नर। कौन होते हैं, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और ये विजिटर के तौर पे भी होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। ठीक है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, इस बात को ध्यान रखना। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे कई बार सीएम ऑप्शन आता है तो हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, अगर अभी न्यूज में भी चल रहा है। वेस्ट बंगाल की विधानसभा ने कुछ बिल भी पास किया है इस मुद्दे पे, उस पर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखना ये स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें।
तो और एक बात और कि जो सिलेबस वगैरह है उसको ऑथेंटिकेट करने का काम यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस वगैरह के लिए कौन करता है, वो होती है एकेडमिक काउंसिल, शैक्षणिक परिषद। ये भी आप ध्यान रखना, एकेडमिक काउंसिल, शैक्षणिक परिषद, ये सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, चलो मेरे को हिसाब से अपन ने लगभग सारी बातें एक बार रिवाइज कर लिया फटाफट कि कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, क्या आता है क्या नहीं, फटाफट हमने 1813 से एक बार रिमाइंड करना क्या क्या बातें की है हमने। बात की 1813 से, एक बार मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1813 में बात की, एक बार थोड़ा आप रिवाइज करो फटाफट, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। चलो 1813 में बात की है ना, 1835 की बात की, रिमाइंड करो फटाफट, 1854 की, 1857 की, ठीक है। उसके बाद 1902, 1904, 1906, उसके बाद 1925, उसके बाद 1945, उसके बाद 1948-49, उसके बाद 1952, 53, उसके बाद 1952-53 के बाद 1964-66, उसके बाद 1968, उसके बाद 1976, उसके बाद 1986, उसके बाद 2020 और 1992 की भी बात भी की। ये मैक्सिमम बातें कवर कर ली। यूजीसी के बारे में भी बात कर ली, नैक के बारे में बात कर ली, एनबीए के बारे में बात कर ली। अब एनसीईआरटी कब स्थापना हुई ये कमेंट बॉक्स में बता दो। ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी, ई पाठशाला, ये तो बता ही दोगे आप। अरे बता दोगे ना, इतना सारा रिवाइज तो कर ही लो एक बार, फटाफट रिवाइज कर लो। एग्जाम के टाइम इसको एक बार देख जाना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं ये सारी चीजें देख के आया हूँ। और सारा खेल ही तो कॉन्फिडेंस का है फ्रेंड्स। अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है तो सब बेहतर होगा। तो पेपर 1 के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फ्रेंड्स खुश रहिए, चित्त को शांत रखिए, मन को हमेशा शांत रखें और चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्र होकर सुने। किसी भी तरह की टेंशन ना लें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। अगर टेंशन लोगे तो बहुत खतरनाक हो जाएगा और जो आपकी तैयारी है ना वो खराब हो जाएगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अब सारा खेल है आपके अच्छे कॉन्फिडेंस का। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, चित्त को शांत रखिए, आराम से पेपर को देके आइए, बहुत अच्छा होगा। अगर मेहनत की है तो बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लेना। लेकिन बस चित्त शांत रहे, मन खुश रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।